Hey learners, welcome back to an academy. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. 2 दिनों से माहौल जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग सा है रिलेटेड टू मणिपुर की जो न्यूज़ आई है। मणिपुर की जो वीडियो वायरल हुआ था कल, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था इमीडिएटली उस टाइम पर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने को कहा था, कंसिडरिंग दैट मैंने वीडियो बनाया था। बट उसके बाद भी दिन भर की अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें सामने आई, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। उस टाइम पर भी हमने बात करी थी कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, देन सेलिब्रिटीज़ क्या आगे बढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन ये बात बढ़ती ही जा रही है और बढ़ने की कोई बेवजह नहीं है। ये बहुत ही वजह है जिसकी वजह से ये फैल रही है बातें। बहुत ही जेन्युइन एस्पेक्ट है जिस पर लोगों का गुस्सा निकल कर आ रहा है। शायद अगर मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा था, अगर उस वक्त ये इंटरनेट शटडाउन ना हुआ होता 4 मई से, तो शायद ये जो कल हुआ ये उसी वक्त हो जाता। 77 दिन 77 डेज का वेट ना करना पड़ता इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इन 77 डेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब नोटिस कर पा रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट पर कितने लूप होल्स देखे गए। ये 77 डेज का जो ब्रेक लगा, इसमें काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से करी जा सकती थी, लेकिन उनके इग्नोरेंस की वजह से, एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब इंटरनेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है कि जब उनको पता था कि लोगों के सामने न्यूज़ नहीं जा सकती है, लोगों को इस बारे में नहीं मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसिडरिंग दैट उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बात को दबाने की कोशिश करी। लेकिन अल्टीमेटली वही बात है कि सच जो होता है वो सामने आता ही है। लोगों का इतना घिनौना जो व्यवहार हुआ, ठीक है, विमेन के साथ जो किया गया मणिपुर में वायलेंस के दौरान, ये चीज़ निंदनीय तो है ही, लेकिन ये गवर्नमेंट के मुंह पर ज़रूर एक तमाचा है जो 140 करोड़ की जनता इंडिया की उनके मुंह पर मार रही है। क्योंकि वायलेंस को कंट्रोल करना तो आपकी मेजर प्रायोरिटी ड्यूटी तो थी ही, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये तो आपका प्रायर ड्यूटी है। इसमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों करोगे, किस लिए करोगे। आप बैठे हो उस पोजीशन पर जहां पर आपको ये करना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये ऐसी स्थिति आती है कभी भी देश में या किसी भी स्टेट में, तो वहां पर आपकी प्रायोरिटी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ होता है विमेन एंड चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन, जिसको हम समझते हैं कि वो ऐसी क्लास है जिसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया जाता है। यहाँ पर मैं कोई फेवर नहीं ले रही हूँ विमेन का, बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअल थिंग। जो लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं अरे क्यों लड़का लड़की का भेदभाव की बात कर रहे हो, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज़ कहाँ चली गई। जो विक्टिम थी, जो उसके फादर को मार दिया गया, उसके भाई को मार दिया गया, उनको तो नेकेड परेड नहीं कराया गया, उनको तो मार दिया गया जान से। ठीक है, 3 लेडीज थी, 2 को नेकेड परेड करा रहे हैं, एक के साथ गैंगरेप हुआ, 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, 45 ईयर्स की एक महिला, 52 समथिंग अराउंड ईयर्स की एक महिला, 52 या 56 समथिंग कुछ, तो उन दोनों के साथ रेप नहीं किया गया, लेकिन उनको नेकेड परेड कराई गई। उनके फैमिली के 2 मेल मेंबर्स को मार दिया गया। अब ऐसी स्थिति में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या उनके लिए सर्वाइवल इजी है? जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, नेकेड परेड कराते टाइम उनको इनएप्रोप्रिएट टच किया जा रहा था, क्या उनके लिए सर्वाइवल इजी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये 77 डेज उनके लिए कैसा बीता होगा, ये किसी ने इस बारे में सोचा है? कोई यहाँ तक सोच पा रहा है? इतना ब्रूटल एक्ट है जिसको मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई कहेगा, कोई इसके पीछे कोई जस्टिफाइड रीजन दे पाएगा। तो आज हम बात करेंगे ये पूरा ये जो एक्ट हुआ आखिर क्यों हुआ। कल मैंने बात करी कि इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया क्या दी, सुप्रीम कोर्ट का मेनली मैंने उस एस्पेक्ट में कल का वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम हमारे हिम्मत तो उठाई भाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तुरंत एक्शन लिया कि गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, अगर गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी है तो बैठी रहे, लेकिन हम लेंगे सुओ मोटो कॉग्निजेंस, हम इस पे एक्शन लेंगे। कल मैंने इस पर बात करी थी।
लेकिन कई डिटेल में जो रीजन था वो मैंने नहीं देखा था, कई पूरे दिन की डिटेलिंग के बाद और भी कुछ चीजें सामने आई हैं। आज हम वो सब डिस्कस करेंगे, कंसिडरिंग स्टार्टिंग से लेकर कि मणिपुर वायलेंस का आखिर मुद्दा क्या था, ये क्यों शुरू हुआ। ये आज की तो बात है नहीं, ये 3-4 मई से ये बातें हैं जो उठ रही हैं। ये वायलेंस हुआ और ये जो आपका इंसिडेंट हुआ है ये 4 मई को हुआ है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा 3 महीना इस इंसिडेंट को। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप एम कर रहे हो क्लैट पीजी या कोई भी अदर एलएलएम एग्जाम, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है 6 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अचीवर्स बैच, ऑनगोइंग बैच चल रहा है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे पीछे के, आगे से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से एनरोल कर लीजिए क्योंकि 3 दिसंबर 2023 में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है आपके पास, 4 महीने लगभग हैं, जिसमें आपके लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लैट पीजी की। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज दिस माय रेफरल कोड msing10 एंड यू विल गेट एन डिस्काउंट ऑन दिस बैच। अगर ये बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर डिस्काउंट चाहिए तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन यूज माई कोड msing10। ठीक है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जिसमें आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराते हैं हम। स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न है जो कि सारे एलएलएम कोर्सेज को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इन क्लास पीडीएफ, आपको कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। क्लास में जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे अलॉन्ग विद इन क्लास पीडीएफ, डेली क्लास एनालिसिस को इंक्लूड करते हुए। अगर आप अचीवर्स बैच कंप्लीट नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके कुछ सब्जेक्ट्स तैयार हैं, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ व्हिच प्लेज अ मेजर पार्ट इन द क्लैट पीजी एग्जाम, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे आप सब्सक्राइब कर लोगे ये वाला कोर्स। एंड ये कोर्स मैं लेने वाली हूँ, ये मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर क्लैट पीजी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैं कवर करती हूँ डेली क्लैट पीजी का अदर एलएलएम एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, प्लस एक जो बहुत बेनिफिशियल थिंग है दैट इज कि इन क्लास डाउट सॉल्विंग होता है। साथ ही साथ आपको ऑफर्ड प्राइस मिल रहा है इस टाइम 15,999 का। एंड अगर आप मेरा यूज करते हो कोड अगेन msing10 तो फिर आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सिंपली कोई भी आपके पास फैसिलिटीज हैं, अगर बैच की बात करें, कोर्स की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, यू जस्ट हैव टू यूज दिस msing10 कोड एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो इसी के साथ अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2024 मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके लाइव होंगे हर वीकेंड पर, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही रीजनेबल प्राइस 2000 में आपको 20 मॉक्स मिल रहे हैं। सिर्फ 2000 रुपए दीजिए, 20 मॉक्स लीजिए। अगर आप हमारा प्लस बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ये 2000 रुपए भी नहीं देने हैं, आपको फ्री में ये 20 मॉक्स मिलेंगे। बट अगर आप हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको अगर सिर्फ मॉक्स लेना है तो आपको 2000 देना पड़ेगा। 2000 भी पूरा नहीं देना पड़ेगा अगेन अगर आप मेरा कोड msing10 यूज करते हो। इस कोड को यूज कर सकते हो फर्दर डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और कोई डिटेल आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉक में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई मॉक टेस्ट का कैलेंडर ये है, तो बिना लेट करे, क्योंकि आज है 21 जुलाई, तो 22 जुलाई को, कल हमारा सैटरडे को 2 बजे होने वाला है ये ऑल इंडिया क्लैट पीजी प्लस मॉक टेस्ट 1। ठीक है, फिर 29 जुलाई सैटरडे को होगा 2 बजे ऑल इंडिया क्लैट पीजी मॉक टेस्ट 2, एंड देन 30th को होगा संडे को ऑल इंडिया क्लैट पीजी प्लस मॉक टेस्ट 3। ठीक है, ये होंगे आपके, ये अपडेटेड हैं, ये 2 जुलाई को फ्री वाला हुआ था। अच्छा, एक और चीज आपके पास अपडेट है आपके लिए कि ये जो 2 जुलाई को ये हुआ था, इसका एनालिसिस वीडियो मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं लेकर आ रही हूँ, तो कीप ऑन चेकिंग द वाईटी चैनल, आपको अपडेट मिल जाएगा टाइमिंग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो का, इस मॉक टेस्ट का करेंगे। ठीक, अनअकैडमी पे मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ। आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे मैं ये क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, इसमें कई सारे हम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डील करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करके मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा उसका क्यूआर कोड, स्कैन कर सकते हो, आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं अब आज के टॉपिक की। ठीक है,
बहुत ही डिस्टर्बिंग टॉपिक है, मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है। बहुत अफेक्ट होते हैं हम लोग जब इसके बारे में बोलते हैं, बात करते हैं। कंटेंट का जब इनफैक्ट ढूंढ रहे होते हैं, जब वेरियस कंटेंट्स पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। ये एक्ट मतलब जो भी हो रहा है, आपका जो भी कॉज है वायलेंस का, उसको बहुत आराम से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर मीडिएशन का, लेकिन सरकार को ये बात समझ में शायद नहीं आ रही है। तो बहुत सारे वायलेंट कम्युनल क्लैशेस हमें मणिपुर में देखने को मिले थे। कब? रीजन क्या था? मेन कहानी शुरू होती है आपकी जब मणिपुर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा था स्टेट को कि जो 10 साल पुराना, ठीक है, 10 ईयर ओल्ड रिकमेंडेशन है कि एसटी स्टेटस दे दिया जाए नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी को। अब आपको अभी जो कल इंसिडेंट हुआ है, आपका जो वीडियो वायरल हुआ है, आपको कुकी कम्युनिटी और मीटी कम्युनिटी, इन दोनों कम्युनिटी के बारे में बार बार सुनने में मिल रहा होगा, ठीक है। तो मेन इन्हीं दोनों की लड़ाई है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मणिपुर में 3 कम्युनिटीज पाई जाती हैं, 3 ट्राइबल कम्युनिटीज। एक है आपकी कुकी कम्युनिटी, एक है मीटी कम्युनिटी एंड एक है नागा कम्युनिटी। नागा का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। मीटी और कुकी के बीच में ही लड़ाई है, और जिसके चलते वो हमें कल कंसिक्वेंस देखने को मिलता है। ठीक, मैं उसको रिलेट करते हुए चलूंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोगों का मेंटल स्टेटस किस स्थिति तक जा सकता है। मामला ये था कि 10 साल पुराना ही रिकमेंडेशन था कि जो मीटी कम्युनिटी है वो नॉन ट्राइबल थी, उसको ट्राइबल का स्टेटस नहीं दिया गया था। तो हुआ था कि भाई इनको भी ट्राइबल का स्टेटस दे दिया जाए, बेसिकली एसटी का रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया जाए। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया स्टेट को कि आप इनको जो है स्टेटस दे दीजिए एसटी का। ठीक, अब होता क्या है कि जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर है, ठीक, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज करा ट्राइबल सॉलिडारिटी रैली अगेंस्ट द एलिज्ड मूव, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एसटीज जो एसटी लिस्ट में मीटीज को इंक्लूड किया जाए। इसके चलते इन्होंने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडारिटी रैली चलाई। अच्छा, मेन मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा होने का रीजन ये था कि यहाँ पर पहाड़ और जमीन वाला फैक्टर है। मणिपुर में अगर आप देखोगे तो मीटी जो है वो पहाड़ पे रहते थे एंड कुकी जो है वो जमीन पर, ठीक है। तो हुआ क्या कि कुकी जो जमीन पर थे तो उनको था कि हाँ भाई मेरा दबदबा यहाँ पर है, बट मीटी भले पहाड़ पर रह रहे थे बट उनकी बाकी जगह पहुंच बहुत ज्यादा थी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। अगर हम एमएलएस की बात करें, वहां पर सीट्स की बात करें, तो भी इन सबका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो जब ये हुआ कि इनको एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा तो अब ये भी जमीन पर आ जाएंगे, ये भी अपना घर वगैरह बना सकेंगे यहाँ पर। तो कुकी कम्युनिटी थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है यहाँ पर, एंड इस वजह से ये पूरा जो मामला है स्टार्ट हो जाता है रिवॉल्ट का। कुकी कम्युनिटी नहीं चाहती है कि मीटी को एसटी स्टेटस मिले, एंड दैट्स वाई क्या होता है यहाँ पर, वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, रैली वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। अब मणिपुर की अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन की और डिटेल में बात करें, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, अब अगर मैं ज्यादा डिटेल में बात करूं तो ये जो वैली है ये बेसिकली इम्फॉल वैली, ठीक है। आपको पता है कि मणिपुर की जो कैपिटल है दैट इज इम्फॉल। ये जो इम्फॉल वैली है इसमें 10% मणिपुर का लैंड मास है, जो मैंने जमीन की बात करी, ये डोमिनेट होता है बाय द नॉन ट्राइबल मीटी who account for more than 64% of the population of the state and yield 40 of the state's 60 MLAs। देख रहे हो आप, मतलब 10% का टोटल जो इम्फॉल वैली है, अगर मैं बात करूं मणिपुर के लैंड मास की, तो उसमें 10% में 64% सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्राइबल मीटी रहते हैं वहां पे, ठीक है। 64% सिर्फ मीटी रहते हैं, एंड जो पॉपुलेशन है स्टेट की उसका 64% मीटी, एंड 40 जो है 60 एमएलएस में से 40 जो है वो मीटी के हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेजॉरिटी यहाँ पर बन रही है मीटी। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द मीटीज जो है वो हिंदूज हैं, ठीक। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा वो हिंदूज हैं, उसके बाद मुस्लिम्स है। 33 रिकॉग्नाइज जो ट्राइब्स है, 33 रिकॉग्नाइज जो ट्राइब्स करी गई हैं, उनको एनी नागा ट्राइब में क्लासिफाई किया गया है, और एनी कुकी, ठीक है। ये है लार्जली क्रिश्चियंस। मीटीज को अलग बोल दिया, मीटीज आपके हो गए कि हिंदू सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, एंड जो 33 रिकॉग्नाइज जो ट्राइब्स हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक हो गया एनी नागा और एक हो गया एनी कुकी। इन दोनों में देखा गया कि ये दोनों क्या है, लार्जली क्रिश्चियंस हैं, ठीक। अब मीटी का क्या आर्गुमेंट है कि हमें एसटी स्टेटस क्यों चाहिए? तो मीटी का यहाँ पर है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी है मणिपुर की, इन्होंने एसटी स्टेटस मांगना शुरू कर दिया था 2012 में मीटीज के लिए। 2012 से ही स्टार्ट हो गया था, आज चल रहा है 2023, मतलब 11 साल की बात है।
मीटीज को ट्राइब रिकॉग्नाइज किया जाता था बिफोर द मर्जर ऑफ द स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1949। 1949 की हम बात कर रहे हैं, तो यूनियन ऑफ मणिपुर पहले अलग था, ठीक है। तो मणिपुर के जुड़ने से पहले मीटीज को ट्राइब माना जाता था। जब मणिपुर को इंडिया में मर्ज नहीं किया गया था, उस वक्त मीटीज को ट्राइब का स्टेटस मिला था। अब एसटी स्टेटस का क्या होता है मेन, कि एसटी स्टेटस को जरूरत होती है कि उनको प्रिजर्व करना है कम्युनिटी को, एंसेस्ट्रल लैंड को सेव करना है, ट्रेडिशन को, कल्चर को एंड लैंग्वेज को ऑफ द मीटीज, ठीक है। मेन मामला यही है इनका कि मुझे हमारी मिट्टी कम्युनिटी जो है, हम अपने लैंड को प्रिजर्व करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम अपने ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज को सेव करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एसटी जो कम्युनिटी होती है, आप इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो ये रहता है कि ये जहां पर है उसी तरीके से स्थापित रहें, इनके आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करें, ठीक। अब मीटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए आउटसाइडर्स के अगेंस्ट, क्योंकि जब एक तरफ ये अपनी कम्युनिटी और लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमें प्रोवाइड करे जाएं। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 370, 371, 371 के कई सारे हैं, ABCDF, उन सब में सेवरल शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है। इन द सेम वे मीटीज भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांग रहे हैं आउटसाइडर्स के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी है इसको आपने हिल से अलग रखा है, ठीक है, आपने इसको हिल से अलग रखा है, जबकि जो ट्राइबल पीपल हैं वो लैंड खरीद सकते हैं इन द श्रिंकिंग इम्फॉल वैली। समझ में आया? अभी मैंने आपको बताया कि जमीन ये नहीं खरीद सकते थे, क्यों? क्योंकि एसटी कम्युनिटी को ये बिलोंग नहीं कर रहे थे, आपने इनका ट्राइबल स्टेटस छीन लिया था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपने हमें हमारे पहाड़ों से दूर कर रखा है, आपने हमें हमारी लैंड से दूर कर रखा है। वहीं पर जो ट्राइबल लोग हैं वो श्रिंकिंग इम्फॉल वैली में लैंड खरीद सकते हैं। नाउ मीटी और मीटी हैव बीन ग्रेजुअली मार्जिनलाइज्ड इन देयर एंसेस्ट्रल लैंड, ठीक है, इनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। इनकी पॉपुलेशन जो है वो 59% थी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मणिपुर इन 1951। हम अगर 1951 की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ उसके बाद अगर हम बात करें 51 में, तो जितनी पॉपुलेशन मणिपुर की है उसका 59% जो पॉपुलेशन है वो मीटी कम्युनिटी की है, एंड अब वो कम हो गई है 44%, मतलब मार्जिनलाइज कर दिया गया है इनको 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से। ये है इनकी प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो मणिपुर में प्रेजेंट है। अब नागा और कोकी मूवमेंट जो है, ये दोनों मूवमेंट जो है, इन्होंने भाई बहुत परेशान किया मीटी को, ठीक है, मीटी कम्युनिटीज को जो है बहुत ज्यादा। मीटी जो नेशनलिज्म हुआ बार बार, ये क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा वायलेंस पहले भी देखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मूवमेंट्स थे इन्होंने मीटी नेशनलिज्म को बहुत आग दी है, घी डाला है। कंसर्न्स अगर हम बात करें, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, अभी आपको बोला कि परसेंटेज चेंज हो चुका है, एंड जो ट्रेडिशनल मीटी के एरियाज हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, श्रिंक हो रहे हैं जो 1970s में थे उसके कंपैरिजन में। तो 2006 से जो 12 का टाइम पीरियड था, उसने डिमांड करा कि मणिपुर में एक इनर लाइन परमिट लगा दी जाए आउटसाइडर्स को रोकने के लिए। दे डिमांडेड कि इनर लाइन परमिट होनी चाहिए, हर कोई हमारे यहाँ आके नहीं रह सकता है, एक परमिट होना चाहिए जिसके बाद लोगों को अलाउ किया जाएगा। जो फ्री मूवमेंट है कुकी और जोमी का अक्रॉस द मणिपुर पोरस बॉर्डर विद म्यांमार फैंड फियर्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि जो कुकी और जोमी थे, ये बार बार जो म्यांमार से आपके मणिपुर में आ रहे थे, इसकी वजह से काफी सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हमको देखने को मिले, बहुत डिस्टर्ब होता है यहाँ पर। अब मामला क्या है, अभी हमने बात करी कि मीटीज को क्यों स्टेटस चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए भाई हमारी लैंड है, हम यहाँ पर हम भी खरीद फरोख्त कर सके। ट्राइबल ग्रुप्स क्यों अगेंस्ट है कि भाई एसटी स्टेटस नहीं देना चाहिए मीटीज को, तो मीटीज का एक डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज और एकेडमिकली एडवांस है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि ये बहुत ज्यादा इनकी पहुंच है, ठीक है, ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप है जो हर जगह देखा जा रहा है। तो इनका कहने का मतलब है बाकी ट्राइबल ग्रुप्स का कि ऑलरेडी तो ये हर जगह पाए जा रहे हैं, ऑलरेडी ये फेमस है, एमएलए की सीट भी सबसे ज्यादा इन्होंने उठा रखी है, पॉलिटिकल एडवांटेज इनको मिल रहा है, ठीक है, एकेडमिकली एडवांस है, तो डेमोग्राफिकली भी कोई बहुत खतरे में ये नहीं है। इनको जहां पे रह रहे हैं उनको वहीं पे रहने दो, इनको एसटी स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। एसटी स्टेटस इनका कहने का मतलब है कि अगर मीटीज को मिल गया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी चली जाएंगी, ठीक, एंड अब ये फिर हिल्स पे, पहाड़ों पे लैंड खरीद पाएंगे एंड ट्राइबल्स को बाहर निकाल देंगे। बेसिकली मैंने शायद उल्टा स्टार्टिंग में बोल दिया था, हिल्स की बात हो रही है कि पहाड़ों में ये लैंड खरीद पाएंगे और ये ट्राइबल्स को बाहर निकाल देंगे।
लैंग्वेज जो है इनकी, अगेन इनका फर्दर फैक्टर जो है कि भाई 8th शेड्यूल की बात करें तो इनकी तो लैंग्वेज भी उसमें इंक्लूडेड है। एंड कई लोग हैं जो बेनिफिट भी उठा रहे हैं एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। क्यों? क्योंकि अगर आप एसटी का स्टेटस नहीं बिलोंग करते हो तो आप एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में कहीं पे भी कैटेगरी में लाइक कर रहे होंगे। तो इनका कहने का मतलब था कि जिनको बेनिफिट लेना है वो तो ले ही रहे हैं, तो तुमको एसटी स्टेटस क्यों चाहिए। कुकीज एंड नागाज पॉइंट आउट कि ट्राइबल एरियाज जो हैं वो 90% ऑफ द स्टेट का जोग्राफिकल एरियाज हैं, but the bulk of its budget and development work is focused on the Meठी dominated Imphal Valley। ठीक है, इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि भले हम स्टेट का जोग्राफिकल एरिया बोलें तो ट्राइबल 90% कवर जरूर करता है, लेकिन जब हम बजट और डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस काम की बात करते हैं, तो वो मीठी डोमिनेटेड जो इम्फॉल वैली है, इम्फॉल वैली जो इन्होंने कवर कर रखी है मीठी कम्युनिटी ने, उस पे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, उस पे सरकार का बजट ज्यादा आता है। ये कुकी और नागाज ने पॉइंट आउट किया। प्रोसेस क्या होता है एसटी लिस्ट में लाने का? अब अगर बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने स्टेट को बोल दिया था कि आप एसटी लिस्ट में इनको इंक्लूड करो, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैंने कल आपको बताया भी होगा प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना, तो कोर्ट ने इनको 1 महीने 4 हफ्ते के अंदर कहा था इनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने का, और उसी के दौरान ये 19 अप्रैल का ऑर्डर था हाईकोर्ट का, एंड उसके बाद आपका ये वायलेंस स्टार्ट हो जाता है मई से, ठीक है। तो 1 महीना तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हुआ था और ये वायलेंस स्टार्ट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है कि ट्राइब को लिस्ट में रखना है, ठीक। यहाँ पर हाईकोर्ट ने जैसे कि स्टेट को ऑर्डर दिया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जाती है कि एसटी में किसको इंक्लूड करना है। रिकमेंडेशन जब स्टेट गवर्नमेंट की जाती है तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो रिव्यू करती है और सेंड करती है इस रिकमेंडेशन को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अंडर द होम मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल के लिए जाता है। अप्रूवल के बाद फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जाता है, एंड फिर ये कैबिनेट के पास जाता है फाइनल डिसीजन के लिए, ठीक। एक बार जब कैबिनेट इसको फाइनलाइज कर देती है तो फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। आप देख रहे हो वैसे तो कोई भी अगर बिल वगैरह बनता है तो स्टार्टिंग में पार्लियामेंट में सबसे पहले जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट तक लाने के लिए भी पीछे कितने स्टेप लिए गए। पहले स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास गया, उन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू करके उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री के अंडर फॉर द अप्रूवल। अप्रूवल के बाद ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जाता है, फिर कैबिनेट को जाता है फाइनल डिसीजन के लिए, एंड एक बार जब कैबिनेट फाइनल कर देती है तो ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, टू अमेंड, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 का बना हुआ है। तो जब भी कोई भी आपको ट्राइब को इंक्लूड करना होता है तो इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, फिर अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट के बाद बिल, पहले अमेंड आपने कर दिया, अब ये जो बिल होता है ये पास किया जाता है बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है फाइनल डिसीजन लेता है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342, ठीक है। ये आपका एसटी से डील करता है। तो इन दोनों आर्टिकल के चलते जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो फाइनल डिसीजन लेके उस ट्राइब को इंक्लूड कर देते हैं स्केड्यूल ट्राइब में, ठीक। अब रिसेंट जो अनरेस्ट है वो क्यों हो रहा है भाई? फॉरेस्ट इविक्शन देखा गया, एसटी स्टेटस का डिमांड देखा गया मीटीज के लिए, ये मोस्ट प्रोमिनेंट रीसेंट ट्रिगर था। जो डिवाइड है आपका मीटीज और ट्राइबल्स के बीच में सेवरल इश्यूज पे, ये पिछले कई समय में बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। डीलिमिटेशन प्रोसेस ये होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा डीलिमिटेशन प्रोसेस। उसमें क्या इशू आ रहे हैं कि 2020 में जब सेंटर ने अपना पहला डीलिमिटेशन प्रोसेस किया स्टेट में, सिंस 1973 के बाद से डीलिमिटेशन प्रोसेस मणिपुर में नहीं हुआ था। तो 1973 के बाद पहला डीलिमिटेशन प्रोसेस होता है 2020 में। तो मिटी कम्युनिटी ने एलिज किया कि जो सेंसस फिगर जो यूज हो रहे हैं वो एक्यूरेटली उनकी पॉपुलेशन ब्रेकअप को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ये इशू था कि हमारा जो ब्रेकअप किया गया पॉपुलेशन का वो सही नहीं है। ट्राइबल ग्रुप जो कुकी और नागा है ऑन द अदर हैंड, दे हैड ग्रोन टू 40% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। उनका कहना था कि स्टेट के पॉपुलेशन का जो 40% है वो कुकी और नागा ने कवर कर रखा है, एंड अंडर रिप्रेजेंट, इनको असेंबली में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जैसे ओवर रेटेड अंडर रेटेड होता है ना, तो मतलब मीठी कम्युनिटी का ये कहना था कि हम इतने हैं भी नहीं जितना हमें दिखाया जा रहा है, और कुकी और नागा जितने हैं उनको उससे कम दिखाया जा रहा है। तो इंट्रूजन जो माइग्रेंट्स का होता है नेबर एरिया से, ये बहुत बड़ा फीचर बनता है यहाँ पर।
जो फेब 21 का जो कू था म्यांमार में, इसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तो मीठी लीडर्स ने ये कहा कि सडन मशरूमिंग होती है विलेजेस की चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। नाउ दिस डिस्ट्रिक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस डिस्ट्रिक्ट में मशरूमिंग देखी गई विलेजेस की। ठीक, नाउ ड्रग्स प्रॉब्लम देखी जाती है क्या, कि कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू स्कटल गवर्नमेंट क्रूसेड अगेंस्ट द ड्रग्स। ये सारी चीजें ड्रग्स वगैरह वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंटी ड्रग ड्राइव स्टार्ट करी गई थी, डिस्ट्रॉइंग पॉपी फील्ड्स। इलीगल जो सेटलर्स हैं, जो कुकी और जोमी ऑफ मणिपुर के हैं, वो ड्रग्स ग्रो कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं ड्रग्स की क्लियर्ड लैंड पर। ठीक, तो दिस इज समवेयर डिस्टर्बिंग। पहला जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ वो था कुकी विलेज के रेजिडेंट्स को इविक्ट करने के लिए। ठीक है, इविक्शन को लेके था। मीठी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत गुस्सा है, इस वजह से पहला वायलेंट प्रोटेस्ट होता है जहां पर कुकी विलेज के रेजिडेंट्स को इविक्ट किया जाता है। नाउ जो 38 विलेजेस हैं, मैंने आपसे कहा कि जो चूरा चांदपुर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मशरूमिंग ऑफ विलेजेस हो गया था। तो ये चूरा चांदपुर खूपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ये आपका नोनी और चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो 38 विलेजेस यहाँ पर हैं, ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं, मतलब ये इधर उधर से आए हैं, नेबर एरिया से, नेबर कंट्री से, इनका कोई भी लीगल सेटलमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। एंड इनके जो रेजिडेंट्स हैं ये एनक्रोचर्स हैं। ठीक है, यानी ये रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जबरदस्ती घुस रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पॉपी प्लांटेशन और ड्रग बिजनेस के लिए, यानी बेसिकली देखा जाए तो ये कब्जा कर रहे हैं। ठीक, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो आपके होते हैं, इनके लिए बहुत सारी चीजें करी जाती हैं इनको रिजर्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग एंक्रोच कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। क्यों? क्योंकि इनको ये जो खेती कर रहे हैं वो ड्रग्स वगैरह की कर रहे हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं। कुकी ग्रुप्स ने ये क्लेम किया है कि जो सर्वे और इविक्शन हो रहा है, बेसिकली आप जो सर्वे कर रहे हैं और ये इविक्शन कर रहे हैं, ये वायलेशन है 371C का। क्यों? क्योंकि कुकीज जो हैं वो रेजिडेंट्स हैं हिल एरिया के। ठीक है, तो 371C मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो 371 है उसमें कई सारे ट्राइबल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं। तो उसके चलते ये कह रहे हैं कि आप ये जो भी प्रैक्टिस इविक्शन और सर्वे वाली कर रहे हो, तो आप 371C को वायलेट कर रहे हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कुकीज जो हैं वो तो पहले से हिल एरिया के रेजिडेंट्स हैं। 371C क्या कहता है? ये क्रिएशन ऑफ कमेटी बताता है ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की कमेटी के क्रिएट करने की बात करता है, जिसमें मेंबर्स होंगे जो इलेक्ट होंगे हिल एरियाज ऑफ द स्टेट, एंड गवर्नर शेल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमेटी। कमेटी को चलाने का कार्यभार किसके ऊपर होगा? गवर्नर के ऊपर होगा, और इसमें मेंबर्स होंगे जो डायरेक्ट हिल एरिया से इलेक्ट होंगे। तो कुकी कम्युनिटी का कहना है कि हम तो हिल एरिया के रेजिडेंट्स हैं, तो आपकी इस कमेटी में, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कमेटी है जिसको क्रिएट करने की बात हो रही है, उसमें हम ही लोग तो आएंगे, हम कुकी वाले ही तो लोग आएंगे। ठीक, एट द स्टेट लेवल यहाँ पर हिल एरिया कमेटी एक होती है जो कॉन्स्टिट्यूट होती है आपकी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत, जिसको हिल एरियाज कमेटी ऑर्डर के नाम से जानते हैं 1972, सॉरी हिल एरियाज कमेटी के नाम से जानते हैं, या मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑर्डर 1972 का था, उसके चलते इसको एस्टैब्लिश किया गया। हिल एरियाज कमेटीज में सारे जो एमएलएज हैं ये हिल एरियाज ऑफ द स्टेट से ही इलेक्ट होते हैं, जैसा कि कुकी ने कहा। Now, the state government withdrew from the suspension of operation agreements with two Kuki extremist groups accused of inciting the protesters. स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? जो ऑपरेशन एग्रीमेंट वगैरह थे, ठीक है, तो उनके सस्पेंशन के चलते यहाँ पे टू कुकी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, जो इंसाइट कर रहा था प्रोटेस्टर्स को, इन्होंने वहां से ये सारी चीजें विड्रॉ कर ली है। अब वायलेंस का हिस्ट्री क्या रहा है मणिपुर में? कुकी और मीटी डिवाइड कैसे ये हुआ? जो हिल कम्युनिटीज हैं, जो नागा और कुकी जहां पर रहते हैं, एंड मीटीज, इनके बीच में एथनिक टेंशन हमेशा चलती रहती हैं सिंस द किंगडम एरा। नागा मूवमेंट जो चला था आपका इंडिपेंडेंस के लिए 1950 के दौरान, इन्होंने काफी इंसर्जेंसीज को ट्रिगर किया अमंग द मीटीज एंड द कुकीजोमी। कुकीजोमी ग्रुप जो है वो मिलिटरलाइज है 1990 से टू डिमांड अ स्टेट विद इन इंडिया कॉल्ड कुकी लैंड। अब ये क्या कह रहे हैं? हमको अलग कर दो। कुकीजोमी ग्रुप जो हैं ये 1990s में मिलिटरलाइज करे गए और इन्होंने कहा हमें एक अलग सा स्टेट बना दो इंडिया के अंदर जिसका नाम रखो कुकी लैंड। ठीक, इन्होंने एलियनेट किया है खुद को फ्रॉम द मीटीज whom they had earlier defended। पहले ये खुद को मीटी के साथ रखते थे और उनको डिफेंड भी करते थे, लेकिन अब इन्होंने उनको मीटीज से खुद को अलग कर लिया है। 93 में जो हिंदू मीटीज थे, ये पंगल्स के साथ इनका क्लैश हो गया। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि जो मीटी कम्युनिटी है उसमें सबसे ज्यादा हिंदूज है, फिर मुस्लिम्स है।
तो हिंदू मेटीज जो हो गए और एक हो गए पंगल जो मुस्लिम है, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया था एंड देयर वाज अ हॉरिफिक वायलेंस जो ट्राइबल नागाज और कुकीज के बीच में हुआ था, विच सॉ मोर देन 100 कुकीज मैसैक्ड इन अ सिंगल डे बाय द नागाज। ठीक है, हिंदू मेटीज और पंगल्स का क्लैश हुआ एंड एक हॉरिफिक वायलेंस देखने को मिला हमें ट्राइबल नागाज, ट्राइबल ग्रुप नागा के बीच में, कुकी के बीच में, एंड जिसके चलते क्या हुआ था, एक सिंगल डे में 100 से ज्यादा कुकीज को मैसैक्र किया गया था, मार दिया गया था नागाज के द्वारा एंड थाउजेंड्स ड्रिवन फ्रॉम देयर होम्स एंड हजारों लोगों को बेघर किया गया था। अब क्या बात है आखिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूराचंदपुर की, तो कुकी जोमी जो कि डोमिनेटेड कर रहे हैं, मतलब चूराचंदपुर में सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात करें तो ये लोग हैं। ये म्यांमार का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये मोस्टली क्रिश्चियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कुकी और नागाज हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं। तो ये कंट्री का पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अगर हम पंचायती राज मिनिस्ट्री 2006 की बात करें, एंड ये पुअर ही रहता है, गरीब ही रहने वाला है। 2015 में जैसा कि मीटीज जो थे वैली के, इम्फॉल वैली के, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने कहा था, वही मैंने इनर लाइन परमिट की जो बात करी थी, इन्होंने कहा इम्फॉल सिटी में इनर लाइन परमिट लगा दो। इक्वली इंटेंस प्रोटेस्ट आपको चूराचंदपुर में देखने को मिला, चूराचंदपुर काउंटरिंग द डिमांड। इन्होंने कहा बिल्कुल भी सही नहीं है एंड इन्होंने कहा कोई भी लॉ ऐसा नहीं आना चाहिए जो इनर लाइन परमिट प्रोवाइड करे मीटीज को इम्फॉल वैली में, इसको मना किया गया। ठीक, तो ये है पूरा मामला। आगे क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है, कि सबसे पहले तो एसटी स्टेटस के क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करने की जरूरत है मेटीज को लेके कि क्या सच में इनको एसटी स्टेटस दिया जाना भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब कमिटीज पहले बन चुकी थी, कुछ कमिटीज ने पहले ही कुछ ना कुछ कह रखा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए इनका फिर से इवैल्यूएशन होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें लोकुर कमेटी की 1965 में स्टैब्लिश हुई थी, तो इन्होंने 5 क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए बताए थे। इन्होंने कहा एक अगर प्रिमिटिव ट्रेट है इनका, दूसरा इनका कल्चर बहुत अलग होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड हों, ये इनको लोगों में मिलजुल के नहीं समझा जा रहा हो, जो कि हमने मीटी में क्या देखा कि मीटी का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। शाइनेस हो, कॉन्टैक्ट की विद द कम्युनिटी एट लार्ज, लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हों, एंड बैकवर्डनेस हो, पिछड़ापन भी हो, यानी बेसिकली ओवरऑल ये आइसोलेटेड है, बेसिकली आइसोलेटेड है, इनका कल्चर अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, ये लोगों से बात करने में शर्माते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं। भूरिया कमीशन 2002 और 2004 में सेटअप हुई थी, जिनका फोकस था 5th शेड्यूल से कई सारे इश्यूज इन्होंने उठाए। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन का ध्यान होना चाहिए, फॉरेस्ट पे ध्यान दो, पंचायत की वर्किंग क्या है, ट्राइबल वुमेन का स्टेटस क्या है, इसके बेसिस पर इन्होंने कहा ये सोचा जाना चाहिए। फिर आती है हाई लेवल कमेटी 2013 की, जिसमें चेयरमैन आपके थे प्रोफेसर वर्जीनियस शाशा। दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इसमें 5 क्रिटिकल इश्यूज को समझने के लिए किया गया था। पहला कि लोगों के लाइवलीहुड, रोजगार कैसा है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ क्या है, इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन, एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन सबको कंसिडर करते हुए हम इसको समझेंगे। इन कमिटीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि और सर्विलांस की जरूरत है बॉर्डर एरियाज पे, ठीक है, जिससे कि म्यांमार से और लोग माइग्रेट होके ना आ पाए। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज को और मजबूत करने की जरूरत है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जिसकी वजह से रीजनेबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ पाएगी। एंड लोगों की आइडेंटिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है अलोंग द बॉर्डर एरियाज टू आइडेंटिफाई द लोकल रेजिडेंट्स, कि उनको कहाँ रखना चाहिए। पीस सेटलमेंट एग्रीमेंट्स को साइन करना जरूरी है लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, पीस को मेंटेन करने के लिए। रिपील ऑफ एप्सपा, अभी आपने सुना होगा कि मणिपुर में जो एप्सपा था, ठीक है, ये रिपील हो गया। जो कंट्रोवर्शियल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, ये जरूरी है टू इम्प्रूव द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन द रीजन। ठीक है, जो गवर्नमेंट है इसको इंश्योर करना चाहिए कि लीगल सिस्टम फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, मिसयूज ऑफ पावर ना हो। गवर्नमेंट को फॉस्टर करना चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंग। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो हुआ उसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो हुआ है दैट इज वेरी मच डिसहार्टनिंग। ठीक है, जैसा कि हमने बात करी कि ये सब जो वायलेंस हो रहा था, तो उसी दौरान ये जो इंसिडेंट है आपका, ये बहुत पुराना इंसिडेंट है। ठीक, ये आपका अच्छे खासे दिन हो चुके हैं, लगभग 60 दिन से ज्यादा हम कह सकते हैं, 77 दिन, जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी हो गया था। यहाँ पर एक देयर वाज द विलेज वाज बी फैनोम विलेज था आपका कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर,
वहां पर ये इंसिडेंट देखने को मिला। हुआ क्या था, ये कहानी ये थी कि जो मीटी कम्युनिटी थी उनको ये एक वीडियो दिखा, जिस वीडियो के चलते, ये पहले एक वीडियो की बात हो रही है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके चलते माना गया कि कुकी ट्राइब के लोगों ने मीटी ट्राइब की विमेन का रेप किया है। हालांकि बाद में पता चला कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ये फेक वीडियो था, लेकिन मीटी कम्युनिटी को समझ में नहीं आया। एंड फिर ये कुछ बी फैनम जो विलेज करके नाम है इसका, इसमें कुछ हजार लोगों का मॉब जो है वो घुस जाता है और लूटपाट मचाता है, खूब लूटपाट करता है। एंड उसी के चलते एक परिवार के पीछे वो लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं। पुलिस रेस्क्यू भी करने में सफल हो जाती है, लेकिन एक परिवार को वो रेस्क्यू करती है, लेकिन जो भीड़ थी वो उनको खींच के ले जाती है अलग, जिसमें आपके फादर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो विक्टिम वुमेन थी, एक लड़की 21 साल की, उसके फादर की डेथ हो जाती है, वो उसको मार दिया जाता है। देन जो ये तीनों विमेन है, इनको नेकेड, इनको कहते हैं कि जान बचानी है तो अपने कपड़े उतारो। एंड कपड़े उतारने के पर जब भाई प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो भाई को जान से मार दिया जाता है। फिर वो दो विमेन जिनकी एज ज्यादा थी, ओल्ड एज विमेन थी, इनको कहा जाता है कि इनको नेकेड परेड कराई जाती है, इनको इनअप्रोप्रिएट टच करती है भीड़। वहीं पे 21 साल की लड़की को पैडी फील्ड में ले जाकर बारी बारी से लोग गैंग रेप करते हैं। डिस्टर्बिंग है। एंड उसमें आपको वीडियो अगर आपने देखा हो, या अभी तो हटा दिया गया है ये सब, तो लेकिन ब्लरी विजन रहा, जिसमें ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के एक आदमी दिख रहा है, उसका अरेस्ट भी कल कर दिया गया है। बेसिकली वो लीड कर रहा था, वो बता रहा था कैसे क्या करना है। साथ में 3 लोग और थे जिनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन इतना क्लियर नहीं है, बट किया गया है अरेस्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज हैं इस बात से कि पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। ऑपोजिशन पार्टीज इसका फायदा उठा रही है, राजनीति पे सवाल कर रही हैं कि कैसे नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि मेन मुद्दा ये नहीं है कि बेइज्जती हुई है देश की, मेन मुद्दा ये नहीं है कि किसी की इज्जत गई है, मेन मुद्दा ये है, उनका कहना है राहुल गांधी का, कि ये वायलेंस रोका क्यों नहीं जा रहा है, ये रुक क्यों नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के मुझे जो पर्सनल लेवल पे फील होता है कि ये मैटर ऐसा है जिसको बैठ के बातचीत से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से किसी को प्रॉब्लम थी तो उसके अगेंस्ट अपील हो सकती थी। वो जजमेंट नहीं समझ में आ रहा था तो कुछ और रास्ते निकाले जा सकते थे, मीडिएशन हो सकता था, गवर्नमेंट को उसमें पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ना चाहिए था। गवर्नमेंट ने आंख बंद करके दोनों ट्राइबल कम्युनिटी और नॉन ट्राइबल को दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया, कटो मिटो जो करो। बट दिस इज नॉट डन। ये बहुत ही गलत एक्ट रहा है। सरकार हमारी एक्टिव नहीं दिखी है इसमें। मणिपुर गवर्नमेंट का बहुत बहुत ज्यादा फेलियर इसमें देखने को यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी में मिल रहा है। अब उनको जग जाना चाहिए। डेफिनेटली उन्होंने कहा तो है कि हम डेथ पेनाल्टी तक लेके जाएंगे, वो तो हम देखेंगे ही, हमें पता चलेगा ही कि आखिर क्या हुआ। लेकिन ये जो हो रहा है इसके चलते सीधी सी बात है, अब ये मामला शांत जल्दी नहीं होने वाला है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। आपको पता ही है कि जब भी कोई केसेस होते हैं, जैसे निर्भया हुआ था 2012 में, रेप केस हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उस पर कितना मुद्दा उठा, कितना आवाजें उठी, उसके बाद ये बातें कहाँ तक जाती हैं। लेकिन अब तो ये तो बहुत ही शर्मसार इंसिडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जल्द से जल्द यहाँ पर सरकार को अपना एक्शन लेना चाहिए, लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात, अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन का को स्ट्रांग करिए, स्ट्रिक्ट करिए। आखिर आपका सिस्टम कैसा था कि सड़क पे लोग ऐसे निकल के उन्होंने ये एक्ट कर दिया और आपके पुलिस वाले और आपके जो लोग थे वहां पर तैनात वो कुछ नहीं कर पाए। दिस इज वेरी मच शेमफुल। यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि आखिर आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे क्या? और जब एफआईआर करी गई, उस लड़की ने 15 दिन बाद एफआईआर करी है, एफआईआर के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया है, उसके बाद भी सरकार चुप रही है। इंटरनेट बंद था, सोचिए, इस वजह से ये मामला इतने दिन तक चुप रहा है, मीडिया के सामने आ नहीं पाया, नहीं तो अब तक न जाने क्या क्या हो गया होता ऑलरेडी। तो मेरी गुजारिश है मणिपुर की सरकार से कि प्लीज इस पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, नहीं तो आपका मणिपुर जलता रहेगा और उसको जलने से कोई नहीं बचा पाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि सिचुएशन कैसे भी हो, आप जहाँ पर रह रहे हैं आपको उस बारे में पता होना चाहिए, आपको सही गलत का अंदाजा होना चाहिए, आपको आवाज़ किस बारे में उठानी है आपको ये पता हो। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मैटर बहुत अब इम्पोर्टेंट हो रहा है। अभी तक लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो हुआ इसके चलते बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस को समझना। थैंक यू सो मच।